वीडियो बनाने का मकसद उन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की हेल्प है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वेयर हाउसिंग जो है, वेयर मेडिसिन की सेफ स्टोरेज और डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन जो है उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एम एस साहब को इस हवाले से प्रेजेंटेशन दी और उन्हें बताया गया है फार्मासिस्ट क्या रोल, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इस प्रेजेंटेशन में स्ट्राइकिंग पॉइंट्स में शेड्यूल एच है जो हमें गाइड करता है गुड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस को। फिर हमने अपने हॉस्पिटल्स की फाइंडिंग्स की और उनके रिस्क को जो है डिस्कस किया। हमने अपने एसेट्स जो हैं उनको एनालाइज किया और स्पेस एनालिसिस बता के अपने प्रेजेंट किया। फिर हमने अपनी जेडीज़ ऑफ फार्मासी, जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्मासिस्ट को एलेबरेट किया। एक एग्जांपल है वेयर हाउसिंग की, जो DH की शॉप है उन्हें उसकी एग्जांपल दिखाई उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स रखी और एक मापा वेयर हाउस जो है वो प्रेजेंट किया। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं गुड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस को। तो हर जो भी लाइसेंसी है या पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहाँ पे मेडिसिन स्टोर होती है तो वहाँ उसको शेड्यूल एच, पंजाब ड्रग रूल्स 2007 शेड्यूल एच उस पर अप्लाई होता है और वो गाइडलाइंस देता है कि स्टोरेज कैसे की जाए। तो शुरू करते हैं। इसमें 4 पॉइंट्स जो हैं वो बड़े अहम हैं जो डिस्कस करने कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, कम्युनिटी फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी है, वहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन होना ज़रूरी है। अच्छा, और फार्मास्यूटिकल्स, वेटनरी मेडिसिन, फूड प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, केमिकल्स, डिसइंफेक्टेंट्स और क्लीनिंग मटेरियल को सेग्रीगेट करके इसको स्टोर किया जाए और ताकि इनका एक दूसरे के साथ इनकी कंटेमिनेशन ना हो। फिर हाइजीन का ख्याल रखा जाए, क्लीनिंग और हाइजीन का, और उसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए और एक्सेप्टेबल लिमिट्स में उसको मेंटेन किया जाए। और गुड्स एंड मटेरियल्स शैल बी स्टोर्ड ऑफ द फ्लोर, और उनकी एक स्पेस हो ताकि उनकी वेंटिलेशन हो सके, उनकी क्लीनिंग हो सके और उनकी इंस्पेक्शन जो है वो आसानी से हो सके। अभी स्टोरेज में स्टोरेज एरिया है उसमें जितनी भी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग वाली डिवाइसेस हैं वो वैलिडेटेड भी हों और एडिक्वेट क्वांटिटी में भी हों। नारकोटिक्स, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो है उनको सेपरेटली स्टोर किया जाए। रैक्स और शेल्फ्स को ऐसे मेंटेन किया जाए कि 10 सेंटीमीटर ऑफ द फ्लोर हो, 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल हो और दूसरे स्टैक से भी, और 2.5 मीटर हाइट मैक्सिमम हाइट हो, पाइल हो। इसी तरह अगर प्रोटेक्शन है उसकी क्लाइमेटिक, एक्सेसिव क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं उनसे प्रोटेक्शन हो, जैसे स्टोरेज है, ट्रांसपोर्ट है, इनको हीट से, फ्रॉस्ट से, मॉइस्चर से, डायरेक्ट सनलाइट से इनको महफूज किया जाए। पेस्ट फ्री फ्रॉम पेस्ट हो, टेम्परेचर की लिमिट है और ह्यूमिडिटी की भी लिमिट है और ह्यूमिडिटी 70% ह्यूमिडिटी की लिमिट है। इसी तरह टेम्परेचर को मुख्तलिफ 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो कोल्ड टेम्परेचर की स्टोरेज होती है या ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको नेशनल, सब नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और सर्विसेज, जहाँ पे उनको अगर नेशनल लेवल पे है तो 6 मंथ के तक स्टोर करना है तो कौन सी प्रोडक्ट जो है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे होंगी और कौन सी -15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होंगी। मसलन इसमें हम देख लेते हैं कि नेशनल में जहाँ अगर 6 मंथ के लिए स्टोर करना है तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितने भी लिक्विड्स हैं और लाइव फिल्स हैं, और -15 से -25 में ROPVs और लायोफिल्स जो हैं वो होने चाहिए। इस तरह सब नेशनल पे भी लिक्विड और लायोफिल्स और -25 से -25 पे ROPVs और लायोफिल्स, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है -15 और -25 का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसी तरह सर्विसेज पे तमाम ड्रग्स जो है कोल्ड चेन जो है वो +2 से +8 के दरमियान में रखी जाएंगी। वो 4 किस्म की मेन स्टोरेज 4 किस्म की टेम्परेचर पे रखते हैं। 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो कोल्ड चेन प्रोडक्ट्स होती हैं, कूल चेन प्रोडक्ट्स 8 होती हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती हैं। स्टोर एट रूम टेम्परेचर और स्टोर एट एम्बिएंट टेम्परेचर। इसी तरह प्रोडक्ट्स को जो है वो मॉइस्चर से प्रोटेक्ट किया जाए, लीकेज और क्लीननेस के लिए ख़ास तौर पे ध्यान रखा जाए। इस तरह ब्रेकेज जो है उससे जो है वो इस तरह उसको स्टोर किया जाए कि ब्रेकेज कम से कम हो। अच्छा जी, फिर हमने हमारा जो अगला टॉपिक था वो था फाइंडिंग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन मेडिसिन। हमने जो फाइंडिंग्स की उनमें सबसे पहले इनएडिक्वेट स्पेस थी
तो उनके रिस्क जो है वो हमने डिस्कस किए। फिर हमने क्रैक्ड फ्लोर्स उनके रिस्क, फिर इस तरह शॉर्टेज ऑफ पैलेट्स एंड रैक्स उनके रिस्क, इस तरह एयर कंडीशंस, पेंट्स, रूफ सीलिंग्स, सनलाइट एंड रेन और उनके रिस्क, अंडरग्राउंड वायरिंग ना होना, फायर एक्सटिंग्विशर्स का ना होना, रैट ट्रैपर्स का ना होना, प्रॉपर फ्यूमिगेशन और इंसेक्ट किलर का ना होना और उसके रिस्क हमने डिस्कस किए। फिर सीलिंग फैंस नहीं होने चाहिए, इसकी बजाय ब्रैकेट फैंस लगे होने चाहिए। हाइग्रोमीटर्स की डेफिशिएंसी को एड्रेस किया। आइस बॉक्स और पॉलीथीन बैग्स, डेफिशिएंसी ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, शॉर्टेज ऑफ पर्सन फॉर लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेडिसिन और सुपर की कमी को हमने डिस्कस किया। फिर हमने अपने जो एसेट्स थे जैसे रैक्स और पैलेट्स उनकी स्पेस का एनालिसिस किया, तो हमें पता चला कि हमारे पास जितनी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं उनका सिर्फ 1% मेडिसिन जो है वो रैक्स और पैलेट्स पे पड़ी हुई है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन थी। इवन वो जो मेडिसिन थी वो 6 मंथ्स। फिर हमने जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फार्मेसी मैनेजर, इंचार्ज हॉस्पिटल फार्मेसी, इससे एक्सीडेंट इमरजेंसी, इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट में, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट में, फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी में क्या रोल है, फार्माकोविजिलेंस सेंटर में क्या रोल है, फार्मासिस्ट ड्रग यूटिलाइजेशन एवेल्यूएशन करता है, ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू में उसका क्या रोल है, फार्मली बेस्ड ड्रग यूटिलाइजेशन और मैनेजिंग थेरेप्यूटिक गुड्स में क्या रोल है। तो ये हमने फिर एक जो है DHQ खुशाब की वीडियो दिखाई, ये आपको नेट पे मिल जाएगी। फिर हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स रखी, उनमें फिर रिक्वायरमेंट्स में रैक्स, पैलेट्स, रिसोर्स, फ्यूमिगेशन, फायर अलार्म्स, स्मोक डिटेक्टर्स, टेम्परेचर एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस, फायर एक्सटिंग्विशर्स, एसीज, लाइट्स, ब्रैकेट फैंस, एयर कटर, इंसेक्ट किलर और रेड किलर। और जो मेन हमारी डिमांड्स थी वो सेपरेट वेयर हाउस थी, ओपीडी फार्मेसी रेनोवेशन थी, सेपरेट एमरजेंसी फार्मेसी और इंडोर फार्मेसी। इस प्रेजेंटेशन का फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमें एक प्रॉपर मेडिसिन वेयर हाउस का हमारा जा चुका है प्रपोज़ल, तो इंशाल्लाह वो इस साल जो है वो बन जाएगा। ओपीडी फार्मेसी की रेनोवेशन का अंडर प्रोसेस जो है अंडर वे है, वो भी हमें इंशाल्लाह इस 3-4 महीने में जो है हमारी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़। ये